हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमरचंद खटोड़, हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। उससे आगे हम कुछ प्रश्न और समझते हैं। इसमें आपका सारा सिलेबस संभवतः कवर हो जाएगा। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो प्रश्न है कवि और लेखक के जीवन परिचय के संबंध में देखेंगे। ये स्टूडेंट्स, कवि लेखक जीवन परिचय आपका 3 नंबर में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको 2 रचनाएं लिखने को रहती हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष लिखने को रहता है, और हिंदी साहित्य में स्थान क्या वो लिखने को रहेगा। तो चूँकि आपको रचनाएं तो पूरी याद करनी पड़ेंगी हर कवि लेखक की, तो अब एक काम करें, चर्चा रचना सबकी याद कर लें। क्या होता है कि हम जो याद करके जा रहे हैं वो कवि लेखक अगर एग्जाम में नहीं आए तो हम किस ट्रिक के माध्यम से उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे आपका ये कवि दिया है, कुछ कवि इसमें इंपॉर्टेंट आपके हैं, उन कवियों को हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कवि आपके हैं, कुंवर नारायण है, रघुवीर सहाय है, आलोक धनवा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनकी अनेक संभावनाएं इस बार ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें कि आप जितने कवि हैं सब कवियों के एक तो चर्चा रचना यहाँ बात कर लें, क्योंकि इन चर्चा रचनाओं पे आपके 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब रही बात 1 नंबर के लिए, तो उसमें आपका भाव पक्ष भी है और कला पक्ष भी है और हिंदी साहित्य में स्थान है। तो हम लिखते हैं भाव पक्ष। तो हम देखते हैं कि ध्यान रखें, जितने कवि हैं वो जब उनका भाव पक्ष हम देखेंगे तो उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में जो आपके 10 रस हैं वो रस दिखाई देते हैं। कोई वीर रस का कवि है, कोई श्रृंगार रस का कवि है, कोई हास्य रस का कवि है, इस प्रकार से कवि हैं। तो हम एक कह सकते हैं कि इनके काव्य में रसों का भरपूर प्रयोग हुआ है। और खासकर एक चीज़ आप देखें कि 3-4 रस आपको इम्पोर्टेंट है, वो सभी कवियों ने प्रयोग किए हैं। जैसे पहला रस सब कवियों का रहता है वो है श्रृंगार, वात्सल्य, शांत। ये 3 रस तो हैं कवियों ने प्राय सभी कवियों ने उसको प्रयोग किया है। तो हमें 3 रस तो हम लिख ही दें अगर हमको याद नहीं आता है, और वीर उसको हम वीर रस भी लिख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि आपकी भाषा सहज एवं मार्मिक है, जो सीधे पाठक या दर्शक या श्रोता के हृदय को छू जाती है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि आपने प्रायः सभी रसों का प्रयोग तो किया है, लेकिन आपकी भाषा भावों के अनुकूल भी होती है। जिस भाव को आप लेकर चले हैं वो आपके भाव आपके काव्य में, आपकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। ये पॉइंट होगा आपका भाव पक्ष। अब हमको लिखना है कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम देखते हैं कि कला पक्ष में प्राय जो कवि हैं वो जो प्रयोग करते हैं वो छंद का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी भाषा में सभी छंदों का प्रयोग हुआ है, और ख़ास करके जो कवि हैं उसमें जो प्रयोग करते हैं अनुप्रास है। जो कवि जो प्रयोग करेंगे इसमें कला पक्ष में वो करते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। इन अलंकारों को रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। प्राय सभी कवि इसका प्रयोग भी करते हैं। तो अब यहाँ से आप इसका कला पक्ष लिखना चालू करते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आपका काव्य जो है अलंकारिक शैली से युक्त है। ठीक है, आपकी काव्य में अलंकार के कारण से आपके काव्य की शोभा और अधिक बढ़ जाती है, और आपने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकारों का बहुतायत से प्रयोग किया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, हम छंद को लिखना है तो आपके काव्य में कहीं कहीं छंद भी दिखाई देते हैं, जिसमें दोहा है, चौपाई है। दोहा, चौपाई, कवित्व छंदों का प्रयोग हमको रचनाओं में देखने को मिलता है। अगर हमको ये रस और छंद भी याद नहीं है, छंद अगर हमको याद नहीं है तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप छंद में लिख सकते हैं वार्णिक छंद और मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है। अगर आप वार्णिक छंद और मात्रिक छंद लिख कर आते हैं तो भी आपका जो 1 नंबर का पॉइंट उसमें बन जाता है। तो ये हुआ आपका कला पक्ष। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में स्थान के लिए 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट आप किसी भी कवि लेखक में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपका बनेगा कि हिंदी साहित्य जगत में आपका सर्वोपरि स्थान है।
साहित्य जगत आपका हमेशा ऋणी रहेगा। आपके काव्य, आपकी रचनाएं हमेशा लोगों का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये अगर इस प्रकार से आप लिख कर आते हैं तो इसमें आपके 3 या 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बस आपको याद क्या करना है, केवल रचनाएं करना है। जो ट्रिक आपको बताई है उस ट्रिक के माध्यम से आप भाव पक्ष, कला पक्ष लिख सकते हैं। कब? जब आपको याद नहीं रहे, जो कभी आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका कवि परिचय। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो प्रश्न है, नीचे लिखे लेखकों का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। उसमें आपको कवि, 2 कवि आएंगे, 2 लेखक आएंगे। चूँकि मैंने बहुत सारे कवि लेखकों को समाहित किया है, इसलिए प्रकार प्रश्न आपको दे दिया है मैंने। इसमें भी आपको जो है वो देखना है, 2 रचनाएं रहेंगी, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इनमें आपको याद करना है। तो आपको जो लेखक परिचय हैं वो लेखक आप लिख लीजिए, जो लेखक आपके आने वाले हैं। संभावना ज़्यादा बनेगी इन लेखकों की। पहला है जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो 3 लेखक हैं इनकी संभावना ज़्यादा बन रही है। बाकी आप भी याद कर लें। अब इनको भी याद करने का वो तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपको याद नहीं है और वो लेखक आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम कैसे लिखें, तो अब यहाँ पर भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। पहले तो हमको 4 रचनाएं याद करना है। 4 रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें आपके 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हमको लिखना है भाषा शैली। तो ध्यान रखिए, जो लेखक होते हैं उनकी भाषा सहज, सरल, खड़ी बोली होती है। अधिकतर लेखक इसी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप भाषा से लिखना चालू करते हैं तो आपकी भाषा शैली सहज, सरल एवं मार्मिक है। ठीक है, आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। आपने अपनी रचनाओं को और अधिक रोचक बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भी किया है। आपकी भाषा भी भावों के अनुकूल मानी जाती है। इतना पॉइंट आप लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान। तो जो हिंदी साहित्य में स्थान हम लोगों ने कवि परिचय में लिखा था, वही हिंदी साहित्य के स्थान आप लेखक परिचय में भी लिख सकते हैं। कौन सा है? हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है। साहित्य जगत में आपका हमेशा ऋणी रहेगा और आप साहित्य जगत के अद्वितीय लेखक माने जाते हैं या अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इतना अगर ट्रिक आप लेकर चलते हैं तो आप कोई सा भी कवि लेखक आ जाएं, आप उसको लिखेंगे तो गलत नहीं जाएगा। यहाँ पे भी आपका 3 या 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 3 नंबर लेखक परिचय के, 3 नंबर कवि परिचय के, ये आपके निश्चित हैं। एक लेखक के कवि परिचय आपको एग्जाम में आना ही है तो आपके 6 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके, दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा, देखिए कुछ आपको पद्यांश कविताएं हैं, उन कविताओं के संदर्भ प्रसंग लिखने को आएंगे। ये संदर्भ प्रसंग भी आपके 3 नंबर के। तो देखिए आप कुछ संदर्भ प्रसंग इंपॉर्टेंट लेते हैं, उसमें हम करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें संदर्भ पे 1 नंबर, प्रसंग पे 1 नंबर और व्याख्या और विशेष पे भी 1 नंबर रहता है। विशेष भी आपको लिखना चाहिए, जो कि पहले 3 नंबर का आता था, इस बार शायद 4 या 3 नंबर में ही रहे। वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी संदर्भ प्रसंग आपको आना है, ये निश्चित है। तो कुछ संदर्भ प्रसंग आपको दिए हुए हैं, आप उसको तैयारी करें। जो इंपॉर्टेंट संदर्भ प्रसंग हम निकाल के लाए हैं, क्योंकि पूरे तो करना संभव नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, संदर्भ प्रसंग समझने की कोशिश करते हैं। संदर्भ में क्या होगा? संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम आता है। ठीक है, ध्यान रखें, अगर कविताएं हैं तो पाठ और कवि का नाम आएगा, अगर गद्यांश है तो लेखक और पाठ का नाम आता है। संदर्भ में 1 नंबर का रहेगा, प्रसंग 1 नंबर का रहेगा और व्याख्या और विशेष मिला के उसमें 1 नंबर आपके रहते हैं। 3 नंबर के प्रश्न आपको इसमें आ जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न आपको बन रहा है, पहला संदर्भ प्रसंग बन रहा है, वो बन रहा है आंगन में ढुनक रहा चांद उतर आया है। ये आपको रुबाइयाँ हैं, उस रुबाइयों के अंतर्गत ये आपको लिया गया है। इसमें इसको आप अच्छे से पढ़ लें, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ इसका। ठीक है, इसमें अगर हम प्रसंग की बात करें तो इसमें एक माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी हुई है और जब वो उस बच्चे को देखती है
तो उसको देखकर और बहुत सी प्रसन्नता होती है और अपने बच्चे को बार बार हवा में उछालती भी है। बच्चा भी प्रसन्न होता है और माँ भी प्रसन्न होती है। उसका वर्णन यहाँ पे किया गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके आंगन में कोई चाँद उतर आया है। ठीक है, इसके बाद में कविता एक उड़ान है। ठीक है, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे जो बात आती है, कविता के बहाने एक पाठ है आपका जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता के बहाने नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि जो कुंवर नारायण हैं और इसमें प्रसंग आपका बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। एक चिड़िया के बहाने से कविता की तुलना करके बताता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठता को साबित करते हैं। फिर व्याख्या आप लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा बनता है प्रात नभ का सुप्रभात था धूल गई हो। ये आपका जो है उषा नामक कविता से ये संदर्भ प्रसंग लिया गया है। इसके जो आपके लेखक हैं वो हैं कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इसमें प्रसंग बनेगा कि कवि ने उषा काल का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। अनेक उपमाओं के द्वारा उसको बताने की कोशिश भी की गई है। अगला जो आपका प्रसंग कहेगा कविता एक खेल है बच्चा ही जाने। फिर हम बात करते हैं कविता के बहाने जिसके कवि आपके कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कवि विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कविता की तुलना करता है और अंत में वो यह पाता है कि कविता और बच्चे दोनों ही एक प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से कविता स्वच्छंद होती है, किसी में उसमें ईर्ष्या भेदभाव नहीं होता है, उसी प्रकार से छोटा बच्चा भी स्वच्छंद होता है, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या भेदभाव नहीं होता है। पूरे पूरे संसार को अपना वो मानता है। यहाँ पे कवि इसको तुलना करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कविता एक खेल है बच्चा जाने आपने देख लिया। फिर बच्चे प्रत्याशा में होंगे और दिन जल्दी जल्दी डूबता है। यह जो कविता है आपकी, यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता से लिया गया है। और इसके कवि भी जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि जो हैं एक पथिक का वर्णन इसमें करते हैं। ठीक है, अगला आपका जो है वो है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं किसी का ध्यान किए फिरता हूँ। ये पार्ट भी आपका जो है हरिवंश राय बच्चन जी इसके कवि हैं और इसमें भी आपका वही बात कही गई है। हरिवंश राय बच्चन जी और कविता के माध्यम से संसार से अपना रिश्ता नाता अपनाते हैं और बताते हैं उसको। अगला जो आपका है सबसे तेज बौछारें गईं वो बच्चों के झुंड। ये कविता आपकी जो है पतंग नामक कविता से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं आलोक धनवा जी से कवि हैं। इसमें कवि और वर्षा ऋतु के बाद में जो ऋतु आती है उसको वर्णन करते हैं और बच्चों की तुलना पतंग से करते हुए बात करते हैं। फिर अगला आता है आपका छोटा मेरा खेत जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। इसमें उमाशंकर जोशी जी ने अपने एक कागज़ के चौकोर को एक खेत की तुलना करके बताया गया है कि जिस प्रकार से एक किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार से कवि भी कल्पना रूपी बीज अपनी कविता में बोता है। इसके बाद में आता है दूत कहो अवधूत कहो। ये वाला आपका जो है इसके कवि जो हैं आपके तुलसीदास जी हैं और इसमें तुलसीदास जी ने और समाज से अपना संबंध भी बताया है। अगला है किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इसमें तुलसीदास जी ने और समाज में जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो व्यापार करते हैं उसके बारे में उन्होंने इसको बताया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने 10 संदर्भ प्रसंग दिए हैं। कोशिश करेंगे हो सकता है कि इसमें से 1-2 संदर्भ प्रसंग आपके आ जाएं, लेकिन फिर भी आप उसको पूरा याद करने की कोशिश करें। एक प्रश्न आपका बनेगा निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो गद्यांश में आपको क्या है कि पूरे पाठों को पढ़ना पड़ेगा और पूरे पाठ पढ़ने के बाद में आप उसको कर सकते हैं। चलो प्रश्न आपका ये वाला है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पाठों में से 4 या 5 लाइन दे देंगे और आपको उस लाइनों को डीलिंग करना है, उसको संदर्भ प्रसंग के साथ में समझाना, उसकी व्याख्या करना है। तो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ये प्रश्न भी 3 या 4 नंबर का आपका आएगा, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर लें। अब आपके प्रश्न नंबर 4 जो हैं वो कुछ प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं। ठीक है ना, जब हम कोई समाचार पत्र लिखते हैं या संपादन का कार्य करते हैं, हम संपादक का कार्य करते हैं, तो हमारे लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए।
किस प्रकार की शब्द सीमा उसमें उपयोग होना चाहिए, कितना उसकी जगह लेनी चाहिए, क्योंकि पत्र में तो समाचार पत्र में तो पूरी जगह निश्चित रहती है आप लोगों के लिए। आपको उसी जगह में अपने विचार को व्यक्त करना है और व्यवस्थित व्यक्त करना है। तो वो यही कह रहा है कि इसमें हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात सबसे पहली बात ये होती है कि लेखन की भाषा, वर्तनी और व्याकरण का हम विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन में ही काम करें। समय सीमा दी हुई है, आपको कहा गया आपको इतनी जगह में ही लिखना है, तो आपको उसी जगह में लिखना रहता है, क्योंकि पूरा पेपर के जो अलग अलग जो प्रिंट है वो निर्धारित उसमें रहते हैं। उसके बाद में लेखन में सहज प्रवाह और तारतम्य होनी चाहिए, ताकि हमारी भाषा लोगों को समझ में आ सके, हम क्या लिख रहे हैं, हमारे विचार वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो एक 3-4 पॉइंट थे, हमको उसको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका बनता है वो है कि समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देना अनिवार्य होता है। तो आप खुद समाचार देखते हैं, संपादक को देखते हैं, या संपादक किसी से प्रश्न करता है तो प्रश्न में कौन कौन से जवाब वो मांगने की कोशिश करता है, या किन किन जवाबों की वो आपसे अपेक्षा करता है। तो वो जवाब है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है और आपको उसका जवाब भी देना पड़ता है। छोटा सा प्रश्न 2 नंबर का था। अगला प्रश्न आपका आता है विशेष लेखन से क्या आशय है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको 2-3 नंबर में आएगा। तो क्या होता है कि सामान्य लेखन से हटकर जब किसी विशेष विषय पर कोई लेख लिखा जाता है तो उससे हम विशेष लेखन कहते हैं। क्या हुआ, सामान्य लेख से हटकर जब किसी विशेष विषय पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। जैसे खेल, फिल्म, विज्ञान आदि विशेष क्षेत्रों संबंधित कुछ लेख लिखे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है संचार के माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, संचार के माध्यम किसे कहते हैं। तो वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, दूरदर्शन है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सब क्या है, संचार माध्यम के साधन होते हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि 2 होते हैं, एक तो प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। ठीक है, तो हम जो प्रिंट मीडिया में जो कोई भी लेख लिखते हैं आजकल उसको क्या ऑनलाइन डालने की भी प्रथा चल गई है। तो पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। आजकल जो पत्रकारिता है वो किसके माध्यम से हो गई है, इंटरनेट के माध्यम से हो गई है। आप अपने संदेश, अपने अपेक्षा तुरंत किसी की जगह पहुंचा सकते हैं। इसी को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ध्यान रखिए, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, या साइबर पत्रकारिता, या वेब पत्रकारिता कहते हैं। मतलब इंटरनेट पत्रकारिता के 4-5 नाम हैं, आप ध्यान रखें, पूछ सकते हैं वो कि इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, ये सब इंटरनेट पत्रकारिता के ही प्रकार होते हैं, इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा समाचार क्या है। ठीक है, हम डेली समाचार पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम समाचार पत्र हैं। तो ऐसी ताज़ा घटना या समस्या या विचार रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो और अधिक से अधिक लोग उससे प्रभावित होते हैं समाचार कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपको बनेगा पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो पत्रकारिता में आप देख लीजिए, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संतुलित करके उन्हें समाचार रूप में संपादित करने की विधा को हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। फिर कुछ प्रश्न आप देख लेंगे, पत्रकारिता के विभिन्न आयाम आप देख लेंगे, फिर संचार के कितने प्रकार होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आपको सबको संचार के प्रकार तो आजकल बहुत हैं, आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है एक प्रश्न आपको बनेगा डेडलाइन क्या होती है। इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, डेडलाइनें क्या होती है। डेडलाइनें क्या होता है कि जब कोई संपादक या रिपोर्टर कोई न्यूज़ लिखता है तो उसके लिए 24 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। उसको उस 24 घंटे के अंदर वो न्यूज़ लिखना है और पब्लिश करना है। अगर मान लो वो टाइम निकल जाता है और उस टाइम के बाद में अगर वो न्यूज़ लिखता है, रिपोर्ट लिखता है, तो वो रिपोर्ट, वो न्यूज़ क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसी को हम कहते हैं डेडलाइन। क्या हुआ, कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है, कौन सी, जिस अवधि के बाद छपता है,
ठीक है, वह अवधि ही उसी समाचार के लिए डेडलाइन हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे के बाद में वो समाचार कोई मायने रखता नहीं है, आपको तुरंत समाचार पब्लिश करना होता है। और लास्ट प्रश्न आपको बताया था मैंने, अपठित एक प्रश्न, हाँ ध्यान रखिए ये प्रश्न आपका छूट गया था। प्रश्न नंबर 1 बनेगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। ये आपका 4 नंबर में आएगा, ठीक है। एक आपको गद्यांश की कुछ पंक्तियाँ दे देंगे, आपको उससे प्रश्न पूछेंगे, या फिर कविता की कुछ पंक्तियाँ दे देंगे, आपको उससे प्रश्न पूछेंगे। आपको दोनों ही स्थिति में गद्यांश पद्यांश को 2-3 बार अच्छे से एकाग्रचित होकर पढ़ लें। चाहे तो पेंसिल से इम्पोर्टेंट जो आपके लाइन हैं उस पर आप निशान लगा लें, अंडरलाइन कर लें, और जब उसका उत्तर लिखें तो उसी का ध्यान रखें। इसमें आपको शीर्षक पूछा जाता है, शीर्षक में आपको पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद में किसके बारे में कहा गया है, आपको 1 वर्ड में वो शीर्षक लिखना है। वो किसी समस्या से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण संबंधित हो सकता है, राजनीति हो सकता है, कुछ भी शीर्षक उसका हो सकता है। इसी प्रकार से कविता देंगे, आपको कविता को पढ़ के उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बीच बीच में आपसे हो सकता है कुछ शब्द आपको दे दे, उसका मुहावरा पूछ ले, उसका पर्यायवाची पूछ ले, उसका विलोम शब्द पूछ ले, उसका तत्सम तत्व पूछ ले, या उसका मतलब क्या होता है वो पूछ सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों की ध्यान होना चाहिए। तो ये आपका 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखें। इसमें कि तो आप अपठित गद्यांश करेंगे या अपठित पद्यांश करेंगे। कुछ स्टूडेंट का होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों कर जाते हैं, हमको दोनों नहीं करना है। अथवा में आएगा कि तो गद्यांश करेंगे या फिर आप उसको पद्यांश करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और लास्ट प्रश्न आपको बताया था मैंने कि पाठों के गद्यांश अंत प्रसंग आपको लिखने को आएंगे, जो आपको पाठों में से इसको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश करी है कि आपका सिलेबस जो है कवर हो जाए। बस आप अच्छे से तैयारी करें। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।